नमस्ते दोस्तों, मैं भीम बाबू स्वागत करता हूँ रीट मैथ 2025-26 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड वीडियो सीरीज के अंदर। ये आज हमारी क्लास नंबर है 10, जिसके अंदर हम आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित 20 क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा का एक प्रकार नहीं है? पहला है पेटेंट, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा है ट्रेडमार्क और चौथा हमारे पास जो हमारी भौतिक संपत्ति। तो देखो, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये तीनों ही किसके अंदर आते हैं? बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंदर आते हैं। तो कौन सा नहीं है? डी, भौतिक संपत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, पेटेंट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? साहित्य और कलात्मक कार्य के लिए, आविष्कार से संबंधित है, ब्रांड का नाम या लोगो या गोपनीय जानकारी। तो पेटेंट किससे संबंधित है? आविष्कार। जब हम कोई किसी भी सब्जेक्ट या साइंस या किसी के अंदर आविष्कार करते हैं तो जो उसका फॉर्मूला है उसको हमें क्या करवाना होता है? पेटेंट करवाना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, कॉपीराइट किस प्रकार की कृतियों की सुरक्षा करता है? ठीक है, तो लास्ट में देख ले, करता है। ठीक है, नए और उपयोगी आविष्कार के लिए, मूल साहित्य, नाटक, संगीत, कलात्मक कार्य के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के लिए विशिष्ट पहचान चिन्ह और व्यावसायिक रहस्य। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मूल साहित्य, साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्य के लिए। अगला देखो, ट्रेडमार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ट्रेडमार्क है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आविष्कारकों को उनके आविष्कारों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करना, लेखक और कलाकारों को मूल कार्यों के लिए अधिकार प्रदान करना, वस्तुओं और सेवाओं को दूसरों से अलग पहचानना और व्यावसायिक जानकारी की गोपनीय बनाए रखना। तो देखो, व्यावसायिक जानकारी गोपनीय बनाए, उसको जो ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। आविष्कारों को उनके आविष्कारों के लिए विशेष अधिकार, उसको तुम पेटेंट कहते हैं। और लेखक और कलाकारों के जो मूल कार्य है उनको अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कॉपीराइट के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ट्रेडमार्क किससे संबंधी है? वस्तुओं और सेवाओं को दूसरों से अलग पहचानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रेडमार्क का। अगला देखो, एक पेटेंट आमतौर पर कितने समय के लिए वैध होता है? यानी कि एक जो आप पेटेंट करवाते हो वो कितने समय के लिए वैलिड होता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, अनिश्चित काल के लिए। तो जो भी पेटेंट करवाते हैं वो कितने वर्ष के लिए वैलिड होता है? 20 वर्ष के लिए। अगला देखो, भारत में कॉपीराइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यानी भारत के अंदर कॉपीराइट अधिनियम कब आया था? 1957 के अंदर, 1990, 1999 और 2000 के अंदर। तो भारत के अंदर जो कॉपीराइट एक्ट है वो है 1957। कौन सा? 1957। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेडमार्क का एक उदाहरण है? यानी हमें इसमें से पता करना है कि ट्रेडमार्क का कौन सा उदाहरण है। एक उपन्यास, एक संगीत रचना, एक कंपनी का लोगो, एक नई रासायनिक प्रक्रिया। देखो, एक उपन्यास है और एक संगीत रचना है, ये किसके अंदर आएंगे? कॉपीराइट के अंदर। और एक नई रासायनिक प्रक्रिया यानी आपने कुछ फॉर्मूला बनाया, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? पेटेंट के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो कंपनी होती है उसका जो लोगो है या उसका स्लोगन है तो वो किसके अंदर आता है? ट्रेडमार्क के अंदर। तो एक कंपनी का जो लोगो है वो किसके अंदर आएगा? ट्रेडमार्क के अंदर आएगा। अगला देखो, जो भौगोलिक संकेत हैं जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, किससे संबंधित है ना? हम लिखते मेक इन इंडिया, मेक इन चाइना, ये किससे संबंधित है? आविष्कार से संबंधित है, साहित्य कार्य के लिए, ऐसे उत्पाद जिनकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होती है, या ब्रांड का नाम। देखो, आविष्कार तो किसके अंदर आ जाएगा? पेटेंट के अंदर। साहित्य कार्य हुआ था कॉपीराइट के अंदर। जो ब्रांड का नाम है, ये जो लोगो है, वो किसके अंदर आ जाएगा? ट्रेडमार्क के अंदर आ जाएगा। तो जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है वो किससे संबंधित? ऐसे उत्पाद जिनकी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होती है। अब अगला देखो, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है? अगर आप बौद्धिक संपदा का अधिकार है, आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उनका अगर उल्लंघन करते हो तो क्या होता है? केवल चेतावनी दी जाती है
या आपको जुर्माना भरना होता है, या कानूनी कार्रवाई और क्षतिपूर्ति दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होता है उपरोक्त सही है, सभी है। ठीक है, केवल चेतावनी भी दिया जा सकती है, जुर्माना भी वसूला जा सकता है, कानूनी कार्रवाई या क्षतिपूर्ति भी की भी डिमांड की जा सकती है। तो सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। अगला है WIPO का पूर्ण नाम क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आउटलुक, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस। तो इसका सही आंसर क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है जो गैरकानूनी प्रतिलिपि या सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। ठीक है, इलीगल कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। यानी अगर किसी भी सॉफ्टवेयर का आप गैरकानूनी तरीके से उसकी प्रतिलिपि बनाते हो या उसको किसी के साथ शेयर करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो पहला है स्क्रिप्टिंग, दूसरा है फायरवॉल, तीसरा है स्पूफिंग और चौथा है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगला देखो, सिंबल, वर्ड, शॉर्ट फ्रेजेज, स्लोगन, साइन कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर। यहाँ जो संकेत है, शब्द है, वाक्य है, स्लोगन है, चिन्ह है, किसके अंतर्गत सुरक्षित हो सकते हैं? कॉपीराइट के अंदर आएंगे, पेटेंट के अंदर आएंगे, ट्रेडमार्क के अंदर आएंगे कि लाइसेंस के अंदर आएंगे? ठीक है, तो ये किसके अंदर आएंगे? कोई भी कंपनी का लोगो है ना, ब्रांड का नाम है, तो किसके अंदर आते हैं? ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ट्रेडमार्क। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनका नुकसान है? इट इज कस्टमाइजेबल, यानी इसको आसानी से कस्टमाइज किया जा सकता है, ये भी सही है। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ये भी ठीक है। इट इज़ फ्री, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल भी सही है। इनमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जा सकता। तो ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है, वरना आगे वाले ए, बी और सी इनके की एडवांटेज है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला देखो, आईसीटी का शिक्षा में मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका शिक्षा के अंदर मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को केवल मनोरंजन आदान प्रदान करना, शिक्षण अभिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और आकर्षक और सुलभ बनाना, शिक्षकों के काम को पूरी तरह से खत्म करना, पारंपरिक शिक्षण विधियों को पूरी तरह से हटाना। तो आईसीटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है को प्रभावी, आकर्षक और सुलभ बनाना है। अगला देखो, आईसीटी के उपयोग से शिक्षण प्रणाली में क्या बदलाव आया है? यानी आईसीटी का अगर आप उपयोग करते हो तो आपकी शिक्षण प्रणाली में किस प्रकार का बदलाव देखा गया है? ये अधिक शिक्षण केंद्रित हो गई है, ये अधिक शिक्षक केंद्रित हो गई है, ये अधिक छात्र केंद्रित हो गई है, इसमें से कोई बदलाव नहीं आया, ये केवल बड़े शहरों तक सीमित हो गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अधिक छात्र केंद्रित हो गई है। अगला लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी उपकरण शिक्षा में उपयोग नहीं किया जाता? यानी इनमें से कौन सा आईसीटी उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षा के अंदर नहीं किया जाता? स्मार्टफोन, प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, इंटरनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। देखो, आईसीटी के साथ तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आईसीटी के जो टूल है उसके अंदर ब्लैक बोर्ड को शामिल नहीं किया जाता। अगला देखो, ऑनलाइन शिक्षा यानी ऑनलाइन एजुकेशन किस प्रकार की आईसीटी के प्रभाव का एक उदाहरण है? जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो किस प्रकार के आईसीटी प्रभाव का एक उदाहरण है? ये केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी है, ये छात्रों को कहीं भी और कभी भी सीखने की सुविधा प्रदान करती है, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में संभव है, ये सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, ये छात्रों को कहीं भी और कभी भी सीखने की सुविधा प्रदान करती है। अगला देखो, आईसीटी के माध्यम से शिक्षक किस प्रकार अपने
शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं। केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, इंटरैक्टिव प्रस्तुतियाँ, वीडियोज़, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके, छात्रों को केवल किताबें पढ़ने के लिए कहकर, किसी भी नई तकनीक का उपयोग न करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इंटरैक्टिव प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन बनाकर, वीडियो बनाकर, ऑनलाइन जो संसाधन है उनका उपयोग करके। अगला देखो, स्वयं, SWAYAM, स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? एक पारंपरिक भारतीय शिक्षण संस्थान, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिक्षा मंच, एक निजी कोचिंग सेंटर, एक खेल मैदान। तो स्वयं क्या है? भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिक्षा का क्या है? मंच। आईसीटी का उपयोग छात्रों को किन कौशलों को विकास में मदद करता है? केवल रटने की क्षमता, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, सहयोग, केवल शारीरिक श्रम और केवल लिखने की क्षमता। तो किस प्रकार के कौशल का विकास करता है? आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और सहयोग। क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक के बारे में ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, तो हमें केवल किसी भी पॉइंट का एक व्यू नहीं होता है, अलग अलग व्यू से हम किसी भी पॉइंट को पढ़ सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम क्या है? वर्चुअल क्लासरूम का अर्थ है, यानी वर्चुअल वीसी कहते हैं, का अर्थ है एक कक्षा जहां छात्र और शिक्षक शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं, एक ऑनलाइन शिक्षण वातावरण जहां छात्र और शिक्षक इंटरनेट के माध्यम से बातचीत करते हैं। तीसरा हमारे पास है एक खेल का कमरा, और चौथा ऑप्शन है एक ऐसा कमरा जहां कोई भी सीख नहीं सकता है। तो वर्चुअल क्लासरूम का मतलब क्या? एक ऑनलाइन शिक्षण वातावरण जहां छात्र और शिक्षक इंटरनेट के माध्यम से आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, शिक्षा ग्रहण या प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आम आईसीटी उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आम आईसीटी उपकरण है जिसका उपयोग कक्षा में दृश्य श्रव्य प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है? ब्लैक बोर्ड, चौक, प्रोजेक्टर और किताब। यानी इनमें से कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? किसी भी प्रेजेंटेशन को देखने और सुनने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोजेक्टर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम सोशल इम्पैक्ट यही टॉपिक रहेगा, और हम जो एमसीक्यू पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेलवेयर के बारे में, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।